लिया। नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश चुनावी चौसर में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। हम मध्य प्रदेश की उपचुनाव वाली 28 सीटों का एक एक कर विश्लेषण कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारी खास पेशकश चुनावी चौसर लगातार जारी है, जिसमें हम आपको उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों का समीकरण बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट की, जहां बीजेपी से गोविंद सिंह राजपूत मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने बीजेपी से आई पारुल साहू पर दांव लगाया है। इस सीट को लेकर दोनों दलों में क्या उठापटक चल रही है और क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस सीट का सियासी हाल। सुर्खी विधानसभा सीट का समीकरण। सागर जिले में आती है सुर्खी विधानसभा सीट। इस सीट पर 2018 में कांग्रेस के टिकट पर गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीते थे। 2018 में गोविंद सिंह राजपूत ने भाजपा के सुधीर यादव को हराया था। गोविंद सिंह राजपूत के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। कांग्रेस छोड़ने के बाद गोविंद सिंह राजपूत अब बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 2008 और 2003 में लगातार गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी से चुनाव जीते थे। अब उपचुनाव में राजपूत को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने पारुल साहू पर दांव लगाया है। 2013 में भाजपा के टिकट पर पारुल साहू ने इस सीट पर चुनाव जीता था, लेकिन अब पारुल साहू बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस की हो गई है और उनका मुकाबला गोविंद सिंह राजपूत से होगा। 1998 और 1993 में इस सीट पर भाजपा के भूपेंद्र सिंह की जीत हुई थी। इससे पहले 1990 में जनता दल के लक्ष्मी नारायण यादव यहां से चुनाव जीते थे। 1985 में कांग्रेस के विट्ठल भाई पटेल ने यहां से जीत दर्ज की थी और 1977 में जेएनपी के लक्ष्मी नारायण यादव सुर्खी से विधायक बने थे। 1972 में कांग्रेस के गया प्रसाद कबीरपंथी और 1967 में बीजेएस के एनपी राय ने जीत हासिल की थी। 1957 में बीबी राय और 1951 में ज्योतिषी ज्वाला प्रसाद यहां से जीते थे। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 9 बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा 3 बार ही इस सीट पर जीत दर्ज कर पाई है। सुर्खी क्षेत्र का जातीय समीकरण। चुनावी जीत हार में यहां के सभी वर्ग के मतदाताओं का योगदान रहता है। इस सीट पर अनुसूचित जाति के 40 से लेकर 45,000 मतदाता है। 20,000 ठाकुर, 10,000 ब्राह्मण और 12,000 पटेल मतदाता है। 10,000 कुर्मी, 8,000 यादव और अन्य वर्गों के वोटर भी शामिल हैं। सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए गोविंद सिंह राजपूत शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी भी हैं। वहीं कांग्रेस ने भी इस सीट से बीजेपी में रही पारुल साहू को अपना चेहरा बनाया है। अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया ने सुर्खी क्षेत्र में पहुंचकर इन दोनों प्रत्याशियों से बात की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस के इन उम्मीदवारों का। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के दरकोली शेरपुर गांव में हम पहुंचे हैं और यहां हमें मिल गए चुनाव प्रचार करते हुए अपने मतदाताओं से रूबरू होते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। तो आइए हम बात करते हैं गोविंद सिंह राजपूत जी से और समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से उनका चुनाव प्रचार का अभियान शुरू चल रहा है। गोविंद जी,
कैसे दिनचर्या शुरू हो रही है आपकी आजकल? चुनाव सिर पर आ गए हैं। दिनचर्या तो रूटीन जो हमारा रहता है वैसे ही है, कोई हमें कोई चुनाव नई बात नहीं है। मैं ये 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों से मिलना जुलना जो हमारा रूटीन रहता है वही चल रहा है। मैं तो करीब 11 बजे घर से निकल पाता हूँ, 11 साढ़े 11 बजे, क्योंकि लोग सुबह घर पे मिलने आ जाते हैं और फिर रात के 8 9 10 बजे तक काम चलता है। और चूँकि मैं विधानसभा में हमारा जीवित संपर्क रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ के शिकायत आते हैं, पर आदमी की समझता है आदमी कि काम करने वाला व्यक्ति कौन है। अभी महज 1.25 साल पहले ही आप चुनाव मैदान में थे, इसी क्षेत्र में लोगों के बीच आए होंगे और चूंकि 5 साल के लिए मैंडेट मिला था और बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि इतने कम अरसे में लोगों की सभी अपेक्षाएं पूरी करना संभव नहीं है, तो कुछ डिमांड उठती होंगी लोगों की, कैसे समझाते हैं आप लोगों को? देखिए, आदमी की डिमांड तो स्वाभाविक है और डिमांड करना भी चाहिए आदमी को, पर जितना संभव हुआ है इस सारे क्षेत्र में, जितना आप जहाँ चल रहा है जंगल पट्टी है, ये पूरा जंगल एरिया है। कभी एक ज़माने में यहाँ सड़क नहीं होती थी, रोड नहीं थे, कुछ नहीं था। मैंने यहाँ सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, पुल पुलियाँ बनवाई, तो लोगों को अपेक्षा है कि नहीं, ये गोविंद राजपूत जी जो हैं काम करते हैं, ये अपेक्षा लोगों को है। उस अपेक्षा की पूर्ति हम करते भी रहते हैं। आपके सामने फिर पारुल साहू जी हैं, कैसा मुकाबला देखते हैं इस बार? पिछले बार चुनाव में वो विधानसभा पहुंची थी, फिर आपने उनको हराकर आप विधानसभा पहुंचे और अब फिर आमने सामने मुकाबला हो रहा है। कोई मुकाबला नहीं, मुकाबला तो पार्टियों का होता है, व्यक्ति का कोई मुकाबला नहीं होता। और सब देख ही रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस समय समाप्ति की ओर है। कांग्रेस अपने खुद ही के व्यवहार से या खुद के क्रियाकलापों से ख़त्म होने की कगार पर है। और जो प्रत्याशी सामने वाला है, प्रत्याशी से स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अलग है, कांग्रेस के प्रत्याशी अलग है, तो दो पार्टियों, दो विचारधाराओं का चुनाव है। कांग्रेस की तरफ से एक बार जब से आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आए, एक बार ये कहा जा रहा है गद्दार, जयचंद, तो अब कांग्रेस के प्रत्याशी तो खुद ही उसी श्रेणी के, तो कैसे आपको लगता है, कैसा महसूस करते हैं आप? क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस में आप लोग रहे, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जो आप को अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए और अब वही पुराने लोग आपके ऐसे आप लोगों पर तोहमत लगाते हैं। देखिए, हम लोग तो क्षेत्र के विकास के लिए और कांग्रेस में हम लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में आए। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए अभी तक 500 करोड़ रुपया की सौगात दी है, जो काम चालू हो चुके हैं, शुरुआत हो चुकी है, भूमि पूजन हो चुके हैं। लेकिन अब कांग्रेस के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। कांग्रेस के तो आधे से ज़्यादा विधायक 2 टिकट दिए हैं, अगर हम लोग गद्दार हैं तो वो भी महागद्दार की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भाजपा से आए हुए हैं, तो वो कौन से ईमानदार की श्रेणी में हैं, वो कौन से वफादार की श्रेणी में आते हैं। अब कांग्रेस का मुंह अपने आप बंद होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, चाहे प्रेमचंद गुड्डू हो, चाहे बमौरी से अग्रवाल हो, चाहे ग्वालियर से वो सिंह हो, चाहे हमारे यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी हमारे यहाँ आई हो, पारुल साहू वो हो, सभी जगह कांग्रेस में से कोई लड़ने को तैयार ही नहीं है। तब भाजपा से आयातित करके प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, तो ये मुद्दा जो आप कह रहे हैं, मुद्दा तो अब स्वतः खत्म हो गया। चलिए, आपने सुना गोविंद राजपूत जी का प्रचार का तरीका, सुबह से उठते हैं, देर रात तक जनता के बीच में रहते हैं और ये जो हम देख रहे हैं, ये गांव में जो झंडे दिखने लगे हैं, अब देखिए जगह जगह आदिवासी एरिया है, जंगल के बीच में, घनी आबादी के बीच में, ये जो जंगल, घने जंगल के बीच में ये गांव, जो हम खेजरा माफी गांव जहां पर पहुंचे हैं, तो यहां पर भी वो लोगों के बीच में आ रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। गोविंद राजपूत जी का चुनाव अभियान निरंतर जारी रहेगा। हमारे साथ हैं सुर्खी से कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू केसरी जी। पारुल जी, कैसा चल रहा है आपका चुनाव अभियान? देखिए, पूरी तरह से रण में हैं अब हम, और ये धर्म युद्ध है और सभी लोग कार्यकर्ता साथ में काम कर रहे हैं और ज़ोरों से सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। आप इसे धर्म युद्ध की संज्ञा क्यों दे रही हैं? एक कांग्रेस की पार्टी से जो गोविंद राजपूत थे उनको गद्दार कहा जा रहा है,
आप इधर आ गई कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, तो लोग आपको गद्दार कह रहे हैं, तो फिर आपको उसको धर्मयुद्ध कैसे दिखाई दे रहा है? आप देखिए, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, संविधान पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बिना जनता की अनुमति के बैंगलोर में बैठ के अगर जनता के साथ धोखा करता है तो जिसको गद्दारी कहा जाता है। एक कार्यकर्ता के रूप में स्वतंत्र रहता है कार्यकर्ता, जिसको जहाँ जाना है, जहाँ गलत हुआ है, अगर साथ छोड़ना है तो छोड़ के आ सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, तो इसमें और मुझ में बहुत अंतर है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप जनता में देखिए, जनता ने जो विश्वास एक व्यक्ति पे जताया था, उस कार्यकर्ताओं ने जो विश्वास जताया, मेहनत किया, आपको चुन के एक पद पे बिठाला और आपने उनसे बिना अनुमति के, बिना सहमति के पद में होते हुए बैंगलोर में बैठ के आपने बिना किसी कारण सरकार गिरा दी। आप 3 साल चलने देते सरकार को? किसने मना किया था? 3 साल में अपने आप को प्रमाणित करते। आपने जनता के साथ धोखा और छलावा किया है, इसीलिए ये धर्मयुद्ध है, न्याय और अन्याय के विरुद्ध। लेकिन तब तो आप भारतीय जनता पार्टी में थी, और अब चूंकि वो वहाँ कांग्रेस में चले गए हैं, उसके बाद आपने वो बीजेपी में चले गए कांग्रेस छोड़कर, तब उसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में गई, तो ऑफर उधर से था या प्रस्ताव आपका? देखिए, ये जनता की तरफ से बात आई है कि 2013 में जब 20 दिन में उन्होंने मुझे चुनाव जिताया था, और आप अगर क्षेत्र में जाइए, जिस तरह से डर और अहंकार की राजनीति पनप रही है, क्या एक जनसेवक का कर्तव्य ये है कि आप पद संभालने के बाद डर और अहंकार की राजनीति, जो आपके साथ नहीं खड़ा है या जो कुछ गलत को गलत कह रहा है, आप उस पर मामला बनवाएं या उसको दबाएं? यह क्या सही है? तो मैं तो जनता के लिए आई हूँ और जनता की आवाज़ बन के आई हूँ, और इस वक्त अगर मैं खड़ी नहीं होंगी तो ये जो मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार घटना हुई है कि जनता के विरुद्ध बेंगलोर में बैठ के क्या सरकारें बनेंगी, आगे भी बनती रहेंगी। फिर जनता के मत की क्या ज़रूरत है? लोकतंत्र का क्या मतलब है? आप मुझे बताइए। आप क्या संदेश देना चाहती हैं क्षेत्र की जनता को? सुर्खी विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार रहा है और मुझे बिटिया का स्नेह और सम्मान मिला है यहाँ, और मैं इस वक्त सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से जो ये डर और अहंकार की राजनीति चल रही है, उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अपने परिवार के बीच में खड़ी हूँ, और सब मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है इस बार की जीत सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता की और जनता की होगी। तो ये थी पारुल साहू जी, जो कि राहतगढ़ चुनाव क्षेत्र में अब जनसंपर्क के लिए निकलने वाली हैं, और उनको उम्मीद है कि जिस तरीके से पिछला चुनाव वो 20 दिन में जीती थी, इस बार भी वो वैसा ही कमाल इस 1 महीने में करके दिखाएगी। तो ये थे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। लेकिन सुर्खी की जनता के मन में क्या है, इस बात को जानने के लिए अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया इस क्षेत्र के अलग अलग गांव में पहुंचे और स्थानीय लोगों से उन्होंने जानने की कोशिश की कि आखिर उपचुनाव को लेकर वे क्या सोचते हैं, मतदाता किसे कर रहे हैं पसंद और किससे हैं खफा। आइए ये आपको भी सुनाते हैं। हम खड़े हैं सुर्खी विधानसभा के गांव खेजरा माफी में। इस गांव की क्या समस्याएं हैं, क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं, विधायक जी ने या मंत्री जी ने यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई, उसके बारे में हम जनता से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं गांव के ही सूरज लोधी। तो आइए हम जरा सूरज लोधी समझते हैं कि क्या परिस्थितियाँ हैं गाँव की। सूरज लोधी जी, कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? हमने 8वीं तक करी। इसी गाँव में? हाँ। कितने तक कोई स्कूल है गाँव में? 10वीं तक है सर। 10वीं तक? हाँ। कब से है? 10वीं 4-5 साल हो गई हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने ही करवाई थी स्कूल। तो गोविंद सिंह राजपूत पिछले बार विधायक थे तब कराओ तो? नहीं, वो के पहले पारुल साहब के पहले। पारुल साहू के पहले कराओ। अच्छा, गांव में क्या समस्या है? गांव में यही समस्या है, तलाक की समस्या, और कुछ समस्या नहीं। ताला खुदने हैं कि तला है? ये बिना बांध परियोजना को काम लग गया है भाई। बिना बांध परियोजना को काम लग गया, उसमें दिक्कत है। क्या दिक्कत आ रही बिना बांध परियोजना? कि मुआवजा भी कम हम लोगों को लाना है, और मतलब बढ़ा दे मंत्री जी, यही है हमारे सबकी तरफ। उनको 4 बाल बच्चे हमारे पास, लेकर कहाँ जाएंगे? बेट कर को कहाँ पहुँच जाए हम?
को लेकर बात करी आपने मंत्री जी से? मंत्री जी से बात करी थी और मंत्री जी ने पहले चुनाव में यही कही पहली लड़ाई हमारी है। बिना की लड़ाई आप लोग घरे सुझो, पूरी लड़ाई हम लड़े, मगर मंत्री जी अब क्यों सुना ही नहीं गए। तो पिछली बार तो पारुल साहू थी जैसे विधायक, तब भी उनसे बात करी थी क्या? जी गोविंद सिंह राजपूत जी से बात की थी सर, और उन्होंने हमारा आश्वासन दिया था कि नहीं, हम पूछे पारुल साहू जो विधायक थी पिछली बार, तो पारुल साहू ने क्या बोला था? अरे बेबी के समय से कुछ नहीं। पहल नहीं हती, जब बाद में आई है बीना बांध परियोजना, पहल काम ही नहीं लगो तो अब काम भी लग गया, और अब उनने भी कोई सुनाई नहीं करी। बेबी अब लोगों जो 5 साल हो गए जो आई नहीं है लौट के, अब फिर हो गई खड़ी। ये चक्कर है। 5 साल में कबू नहीं आई। हाँ 5 साल पूरी कर गई। दर्श वोट पर ही सोबान लगी। जे कब कितने बार आए थे? ये तो आते ये तो आते जाते बने ही रहते हैं, फोन भी लगा दो तो आ जाते हैं। नंबर 1 के नेता है ये तो। कोई परेशानी नहीं है। अकेले में इतनी परेशानी जो बांध को है, जो 15 तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कागजात बाल बच्चे हमारे पास। दूसरी पार्टी में चले जाते थे, हाट कम हो जाता था ना। बांध की जो हाइट है वक्त थोड़ी कम करवा दें और मुआवजा मतलब उचित दवा दें, जैसे चौथाई रेट को मुआवजा है। गांव में केवल एकमात्र समस्या गांव वालों को दिख रही है, वो है तालाब जो बन रहा है, बीना बांध परियोजना जो आ रही है। बीना बांध परियोजना को लेकर गांव वाले नाराज हैं कि उनको जो मुआवजा मिल रहा है वो काफ़ी कम है, उनको मुआवजा चाहिए ज़्यादा, जिससे वो दूसरी जगह ज़मीन खरीद सके और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सके। अच्छा जब बताओ, शिवराज सिंह चौहान को जानती, कमलनाथ को जानती? सबको जाना था, सबको जाना था। तो वोट की खोजे तुम आओ? वोट मिलता है, हमें तो मुआवजा मिल जाए, उन्हें कैंसल ताला हो जाता है, दे दे। हाँ सही है, क्या कैंसल ताला कर दो, ओके मुआवजा बढ़ा दो तो दे हैं। नाम का है? हरी किसान। हरी किशन जी। हरी किशन जी, क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की तो अब हम किए थे, मेरे हमें नहीं पता, कोई स्थिति को पता। वोट डालोगे नहीं? वोट डाल डाल की को डालो? अब जहाँ गांव के दे हैं सब जने, जहाँ हम गांव के कह दें उतने ही डालो। हाँ अपनी मर्जी से नहीं डालो? अपनी मर्जी से डाल, मानो जहाँ गांव के पूरे किसान लोग जो हैं सब जो हैं, जब बोते डाल रहे। कर्ज माफी हुई थी सर? नहीं भाई, नहीं भाई। कर तो 2.25 लाख रुपया। हाँ बिल्कुल नहीं भाव माफ? नहीं 20 रुपया नहीं भाव। काहे? भाव नहीं जो नहाओ के गए उनकी कागज कागज हैं, मंत्री मिट गए उनने कच्चू नहीं करो, और डिफाल्टर हो गए जित बीमा आओ से वो और कागज ब्याज। मंत्री को मिट गए? कमलनाथ। अच्छा, तो गुस्सा तो कमलनाथ पे हो गया फिर? खबरे है जब नहाओ के गए कर्जा माफ नहीं करो। कर्जा माफ नहीं करो। विधायक तो जई हते तुम्हारे? विधायक गोविंद सिंह थे और का। तो उनसे बात नहीं करी? उनसे करी सब पार्टी छोड़ दी उनने, अब क्या करें हैं। अब वो फिर खड़े हो गए? अब फिर खड़े हो गए दूसरी पार्टी। जब बता, शिवराज सिंह को काम कैसा लगा तुम्हें? अब उनको काम तो अच्छा है। हाँ तो कमलनाथ को काम कैसा हो? तो 15 महीना को उनको 15 महीना रहे सुनने से जितो बानो सुनने अच्छो करो। वोट तो हमें न देने बीजेपी होने देने कांग्रेस को, आप ने हम कोनो काम करवा कोनो शासन ने और न करने आए, ने हमें कर्ज में लवाए, ने हमें कोनो काम हम करते दिए कब कोनो शासन से अपनी वोट हमारी खुद की घर राख हम, बस बात खत्म। वोट डाल भी नहीं जाओ? जे है ही नहीं। पिछली बार गए थे? पिछली बार गए थे लेकिन अब नहीं जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? राघवेंद्र से राजपूत। कहाँ के हो? सबसे पहले तो उनने हम बेघर कर दो, दुकान तक रंजे पान की दुकान खोले थे, सब जे फिर चपने चटका 2 मोड़ी मोड़ा लो आए। बताओ काय में से कहाँ से ले आए खावे, खेती किसानी हुई तो बात अलग है। दुकान तक अपनी पूंजी हती, बैंक में जाओ तो लोन नहीं दे रहे, पहले ही से कई कुटिंग हो गई। बताओ कहाँ से ले आए, कौन कहते जाए, गोविंद सिंह कहते जाएंगे, पारोल कहते जाएंगे, कौन कह जाए? वो नहीं सुन रहा? बीमा वो नहीं आ रहा। कर्ज माफी भाई हूँ कछु नहीं भाव, का भाव कहाँ को कर्ज माफ होगा? तुम बताओ ना क्या? 1 रुपया नहीं। अब जे के भाई हाँ छोटे मोटे किसानों की तो उनकी बात अलग है। तो अपन अबे को आओ का वोट मांगवे के लिए? वोट मांगवे पारोल कल ही आई थी, गोविंद सिंह फिर आई रहे 1 महीना से। नहीं कहने? अब तो जावे बारी, अब कछु नहीं कहने। इतने साल में कछु आप कछु नहीं कहले। वोट डाल चुके हैं? अरे 50 हो भी रे। फायदा भाव वोट डालने से? अरे अब वो तो सब फायदा है और नुकसान है। वो तो जे को ऊँट पे बैठा मलकारी मारता ही है। तो सुना आपने सुर्खी की जनता का क्या कहना है।
प्रदेश में हो रहे 28 उपचुनाव में से पूरे सर्वाधिक सुर्खियों में सागर जिले का सुर्खी विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि ये कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का मजबूत गढ़ है और उनके सामने उस उपचुनाव में कड़े मुकाबले में अपनी सीट बचाना नितांत ज़रूरी है। चुनाव में एक तरह से उनका राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा है। हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे और जानते हैं सुर्खी के हाल। प्रभु जी, सुर्खी में अभी हमने पूरी चीज़ें देखी, लोगों से आपने जो बात की, अनादि टीवी की इस मुहिम में पहली बार एक ऐसा क्षेत्र दिखा है जहां अधिसंख्य मतदाता इस बात को कह रहे हैं कि वो वोट देने ही नहीं जाएंगे, यानी मामला नोटा का भी नहीं हो रहा है। ऐसी क्या वजह दिखती है वहां पर? रत्नाकर जी, उस क्षेत्र में विकास एक बड़ी समस्या है। क्षेत्र बड़ा टिपिकल सा है सुर्खी, क्योंकि सागर शहर के चारों तरफ घिरा हुआ है सुर्खी, तो बड़ा लंबा विधानसभा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं लोगों की। कहीं पानी की समस्या है, कहीं पर सड़कें नहीं बनी है आज तक, कई जगह है लोगों की नाराजगी अतिक्रमण को लेकर और कर्ज माफी को लेकर खासी नाराजगी लोगों की सामने दिखाई दी है वहां के लोगों की, कि उनकी जो है कर्ज माफी का वादा हुआ, पिछली सरकार ने कर्ज माफ नहीं किया। इस तरीके की जो तमाम दिक्कत है, तो उनका ये कहना है मतदाताओं का कि वो इनसे बेजार हो चुके हैं नेताओं से। जो पिछली बार विधायक थी भारतीय जनता पार्टी से, तो 5 साल में लोगों को चेहरा दिखाने नहीं गई, ऐसे लोगों की शिकायतें वहां पर हैं। उसके अलावा जो आज भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, जो मंत्री भी हैं, पिछले 15 महीने कमलनाथ सरकार में भी मंत्री रहे, वो भी 3 बार वहां से विधायक रहे, लेकिन उसके बावजूद क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से वहां पर लोगों की समस्याओं को दूर किया जाना था, वो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसको लेकर जनता खासी नाराज है। एक दो जगह तो ये तक लोगों ने कहा कि उन्हें यदि उनका ये कहना है यदि कांग्रेस से पारुल साहू की जगह राजेंद्र सिंह मोकलपुर को टिकट दे दिया जाता तो बोले तो हम ज्यादा वोट डालने जाते हैं। यदि उनको टिकट नहीं दिए तो यदि पारुल साहू को टिकट दिया तो हम वोट किसको देने जाए, क्योंकि दोनों कैंडिडेट हमारे देखे हुए हैं। तो वो कैंडिडेट से नाराजगी वहां के लोगों को ज्यादा दिखाई दे रही है। रत्नाकर जी, प्रभु जी, एक जो हमने शुरू में फिगर्स देखे, 9 बार कांग्रेस, 3 बार बीजेपी सीट से चुनाव जीती है, तो अब ये जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें गोविंद सिंह राजपूत फैक्टर हावी रहेगा या भाजपा का फैक्टर हावी रहेगा यदि उनकी जीत होती है तो? रत्नाकर जी, दोनों फैक्टर वहां पे समान रूप से दिखाई दे रहे हैं। आपने बातचीत में भी लोगों को कहते सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि पारुल साहू यदि गोविंद राजपूत में से चुनना है तो गोविंद राजपूत को लोग इसलिए पसंद कर रहे हैं कि वो चाहे विधायक रहे हो या ना रहे हो, वो कम क्षेत्र में आते तो थे। अब सुर्खी जो मूल जिस कस्बे के नाम पर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र बना हुआ है, वहां के लोगों की ये शिकायत है कि पारुल साहू विधायक चुनाव जीतने के बाद कभी आई नहीं, अब आ रही है वोट मांगने के लिए। 5 साल उन्हें चेहरा ही नहीं दिखाया। तो इस तरीके की बातें वहां पर, और ये जरूर है यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ हो चुका है। जो मूल कांग्रेस थी, जो गोविंद राजपूत पूरी एक तरह से कांग्रेस के बड़े नेता थे वहां, उनके साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की जो एक पूरी टीम थी वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। तो अब कांग्रेस और भाजपा एक होकर चुनाव लड़ रही है उस कांग्रेस के खिलाफ जो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह की कांग्रेस है। तो ये एक फैक्टर वहां पर दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो वही कार्यकर्ता जो पहले पंजे के लिए वोट मांगते थे, अब वो कमल के लिए वोट मांगने जाएंगे। और 15 महीने में जो गोविंद राजपूत ने काम किया वो, और अब 502 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य वहां पर निर्माण शुरू हो चुके हैं, इस दावे के साथ वो वोट मांगने जा रहे हैं। 15 महीने में हम कुछ नहीं कर पाए, वो इसलिए नहीं कर पाए कि पिछली सरकार में मंत्री होने के बावजूद हमको लोगों ने साथ नहीं दिया, सरकार में शामिल लोग थे। अब नई सरकार में हम मंत्री बने हैं तो 6 महीने में 502 करोड़ के विकास कार्य यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। केवल घोषणा या शिलान्यास नहीं हुआ, उनका ये दावा है कि विकास कार्य शुरू हो चुके हैं, तो उसको लेकर वोट देने जाएंगे। एक गांव में हम गए थे, खेजरा माफी, तो गांव के लोगों से जब मैंने पूछा कि आपको पानी की सप्लाई होती है, पेयजल की, तो लोगों ने कहा पेयजल की सप्लाई होती है, घर घर नल लगे हुए हैं। उनकी दिक्कत ये थी कि वहां पर जो बांध बन रहा है उस बांध से उनकी जमीन डूब में आ रही है। तो जब रत्नाकर जी हमने देखा, आपने वीडियो में भी देखा होगा, खेजरा माफी का वीडियो आपने यदि देखे हो वहां के फुटेज, जो वहां कुओं में लोगों ने अपने सबमर्सिबल डालकर अपने घर तक प्लास्टिक की पाइपलाइन बिछा
बिछा रखी है। हर घर के लिए एक अलग सबमर्सिबल डाला हुआ है, उससे एक लाइन उनके घर में गई, उससे वो नल कनेक्शन है उनका। उनको सरकारी नल कनेक्शन की दरकार नहीं है, क्योंकि उनको सरकारी नल कनेक्शन मिलना ही नहीं है। उनकी जो मूल समस्या है वो ये है कि उनकी जमीन जो डूब में जा रही है तो उसका मुआवजा बढ़ाया जाए या बांध की ऊंचाई कम कर दी जाए, जिससे उनकी जमीन बची रह सके और खेती बाड़ी कर सके। जी रत्नाकर जी। तो सुना आपने हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी को, जिन्होंने क्षेत्र की पूरी सियासी नब्ज हाल ही में जाकर टटोली है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिछड़ेपन के शिकार इस क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए से अधिक के काम शुरू कर दिए हैं। जाहिर तौर पर इस बात का भाजपा को लाभ मिल सकता है, गोविंद सिंह राजपूत को लाभ मिल सकता है। ये विधानसभा क्षेत्र एक प्रकार से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर गोविंद सिंह राजपूत एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और पारुल साहू भी यहाँ से विधायक रह चुकी हैं, जिनके बीच में एक टफ फाइट देखने को मिल सकती है। और फाइट तब और टफ हो जाती है जबकि कई मतदाता ये कह रहे हैं कि हम तो वोट डालने ही नहीं जाएंगे। वो दोनों ही पार्टियों के नेताओं से नाखुश हैं, नाराज़ हैं और उनसे ज़्यादा अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ये था 28 विधानसभा सीटों में से एक सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का सियासी समीकरण। क्या हाल है सुर्खी की सियासत का और सियासी चौसर पर कितना दम लगा रहे हैं राजनीतिक दल, ये हमने अपने दर्शकों के सामने रखा। उपचुनाव में किसकी जीत होगी ये तो वक्त के साथ देखने को मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर इसी कार्यक्रम में एक और विधानसभा की सियासी चौसर और दांव पेच को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी।